नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली दोस्तों क्लासेज चल रही है। हम पढ़ रहे थे इंडक्टर क्या होता है। 2 क्लास हो चुकी है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है इस सब टाइटल में, हमारे पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, सेल्फ इंडक्शन क्या था, कपलिंग गुणांक और इंडक्टेंस के फैक्टर्स या कारक कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा अब तक का सेशन मुझे लगता है। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें देखेंगे इंडक्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें स्टोरेज एनर्जी कौन सी होती है, कैसे ज्ञात करेंगे, किन किन कारकों पर डिपेंडेड होगी, टाइम कांस्टेंट कैसे रहता है। तो आज भी हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सो आराम से समझने का प्रयास करें। मुझे लगता है बहुत बढ़िया से हम इसको भी कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूँ आज टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। एक ग्राफिक्स के माध्यम से ही बताना चाहूँगा, मतलब डायग्राम टाइप में बना करके, ताकि हम आसानी से थोड़ा समझ पाएँ। देखो, इंडक्टर के प्रकारों में इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो तो है मान के आधार पर, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो बदल जाती है कि हमेशा एक जैसी ही रहती है। और दूसरा होता है कोर के आधार पर, यानी हमने बेस मटेरियल कुछ दिया कि नहीं दिया, ठीक है। यानी हमने कॉइल जो बनाई है इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए वो कैसी बनाई है, ठीक है। देखो, मान के आधार पर इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहले को बोलते हैं नियत मान या स्थिर मान, एक ही बात है। फिक्स वैल्यू लिख देना या कांस्टेंट वैल्यू लिख देना, ठीक है। और इसमें अगर आपको मैं छोटी सी थ्योरी लिखवाऊं तो बड़ी सिंपल सी है कि इसका मान जो है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। हमने इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया यानी बना दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई। अब इसके मान में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं आपको। नियत मान में होता कौन सा है, तो जो नियत मान वाला होता है वो होता है हमारा आयरन कोर वाला, ठीक है। लोहे कोर वाला जो होता है वो नियत मान की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। बस एक ही याद रखना। और इसमें नंबर 2 आता है, वो आता है परिवर्तित मान। अब देखो, वैसे तो इसका एक ही नाम लिखेंगे हम, लेकिन इंग्लिश में इसी को वेरिएबल भी लिख देते हैं, कई दफ़ा एडजस्टेबल भी लिख देते हैं। यानी परिवर्तित मान लिखें तब भी ठीक है और समायोजनीय मान लिखें तब भी ठीक है। मतलब कुछ जगह इसी को एडजस्टेबल बोला गया है, जिसके मान को हम परिवर्तित कर सकते हो। कहाँ पर? एक लिमिट के अंदर। परिवर्तित मान वाले की थ्योरी क्या है? परिवर्तित मान वाले की थ्योरी है कि एक निश्चित रेंज में इसका मान परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे करेंगे? 2-3 ऑप्शन बताए इसके, ठीक है ना। कौन कौन से ऑप्शन बताए? पहला तो बताया कोर को कॉइल में प्रवेश दिखा करके, यानी उसको एंटर कराएं कोर को कॉइल में अंदर बाहर करके। पहला पॉइंट लिखवाया उसने, ठीक है। यानी कभी उसको एयर कोर बना दिया, कभी उसको आयरन कोर बना दिया। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है धारा मान परिवर्तित करके, यानी एक
रेगुलेटर टाइप स्विच लगा दिया और उससे करंट का मान कम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है बदलेगा। तीसरा ऑप्शन लिखाते हैं कि टेप चेंजर के माध्यम से टर्न्स की संख्या कम ज़्यादा करके, तो यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है तीसरा पॉइंट का, मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, है ना, नहीं यहाँ तो नहीं लिखाएंगे, वो काम में लेना है ना, यहाँ लिखा देता हूँ, जगह बनाने में क्या जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, टर्न्स की संख्या परिवर्तित करके। टेप चेंजर आता है ऑनलाइन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टर्न की संख्या को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? ये था मान के आधार पर। अब इस साइड आ जाऊँ, कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर आता है कि अपन इसका कोर जो है वो लेते हैं, वो यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो किस धातु की होगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दो बड़े अंतर हो गए, एयर कोर और आयरन कोर। अब आयरन कोर अगर अपन ले रहे हैं तो इसमें सिलिकॉन और लोहे वाली लेंगे, एक विशेष प्रकार की भी आती है जिसे अपन बोलते हैं फेराइट कोर। तो कोर की संरचना के आधार पर अगर हम परिवर्तन देखें तो दो तरह के परिवर्तन आगे और देखने को मिलेंगे हमें, जिसमें पहला तो है एयर कोर, है ना, यानी वायु कोर। तो एयर कोर में नाम से ही पता लग रहा है कोई कोर नहीं होती है ना, केवल वायु ही आधार होता है, लेकिन इसके लिए जो तार होती है ना वो हार्ड कॉपर वायर होता है ना। ठोस तांबे की तारों को सीधा लपेटकर, फॉर एग्जाम्पल हीटर की कॉइल आप देख लो, हीटर का जो एलिमेंट होता है उसके बीच में कुछ नहीं होता है ना, वो हार्ड वायर होती है, तो वो खुद ही सपोर्टिव होती है या रुक जाती है। एग्जाम्पल इसका आप कहाँ से ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप सोलेनॉइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। जनरली सोलेनॉइड में कोई आधार प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। आ जाओ नंबर 2 पर। नंबर 2 है आयरन कोर, ठीक है, और इसी को हम एक और बांट देते हैं तीसरे भाग में, जिसे बोलते हैं फेराइट कोर, ठीक है। आयरन कोर, फेराइट कोर, इस तरह से बांटते हैं ना। थोड़ा सा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, है ना, इस साइड वाला लिखवा दूंगा बाद में, कोई बात नहीं। लोहे कोर में क्या होता है, लोहा प्लस सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो जो हम सिलिकॉन स्टील बोलते हैं ना, वो यही वाला है, यूँ समझ लो। नियत मान की होती है, सबसे ज़्यादा हम इसी का वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर की कोर देख लो, मोटरों की कोर देख लो, ट्यूबलाइट का चौक देख लो, है ना। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लेना, जैसे चौक हो गया, ट्रांसफार्मर, मोटर की वाइंडिंग हो गई। फेराइट एक विशेष प्रकार की धातु है और ठीक है, इसमें लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है, यानी ये लोहे और कार्बन से मिलकर बनती है और उच्च फ्रीक्वेंसी में इसको काम में ले लेंगे। कोई बात नहीं, उपयोग तो मैं सबका अलग से और लिखवाऊंगा आपको, एक बार आप यहाँ तक का लिख लो भाई। कहाँ से शुरू करेंगे? लो मैं पेज दिखाता हूँ आपको। पेज छोटा करूँ क्या? शायद हो जाएगा क्या? हाँ, अरे वेरी गुड, हो रहा है ना। चलो ये लो, पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये लो, ये तो बहुत शानदार काम है। बोल बोल कर लिखवाया था, याद तो रह ही जाएगा। चलो एक काम करना, मैं बड़े करता जा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक करके लिखते जाना फिर, ठीक है। ये लो, सबसे पहले इतना सा लिख लो, उस साइड वाला मान के आधार पर नियत मान और परिवर्तित मान, ये वाला लिख लो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, कोर के आधार पर वाले में ये लो, ठीक है। और थोड़ा सा इसका बड़ा कर देता हूँ, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये लो, बस।
ठीक है, इतना आगे चलें क्या? नया पेज ले लेते। देखो अब लिखेंगे इनके यूजेज, उपयोग कौन सा कहाँ किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, याद रखना पड़ेगा इंडक्टर का यूजेज, कौन सा इंडक्टर कहाँ काम में लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू के आधार पर लिख लेते हैं, उसी का साथ में आपको मैं ब्रैकेट में लिखवा दूंगा। नंबर 1 हमारा था कांस्टेंट वैल्यू, या साधारण भाषा में फिक्स वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। फिक्स वैल्यू इंडक्टर, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमने कौन सा लिया था? आयरन कोर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, आ सकता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, हमारे जनरल पर्पज़ वाले जितने भी होते हैं फिक्स वैल्यू वाले ही होते हैं। सबसे पहला तो आप लिख सकते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप में उपयोग किया जाता है इनका, आया हुआ है पेपरों में। और गैस डिस्चार्ज लैंप में ही सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जा रहा है वो हमारा फ्लोरेसेंट लैंप में है ना, ट्यूबलाइट की जो चौक होती है ना वो, और वहाँ पर ये 2 काम करता है, मैं लिखूँगा। और इसके अलावा तीसरा है फिल्टर सर्किट में। तीन लिख लो, ठीक है। और फ्लोरेसेंट लैंप वाले का यूजेज पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्लोरेसेंट लैंप में इसका इंडक्टर का काम क्या है, खैर वो लैंप वाला चैप्टर आएगा तब आपको मैं लिखवा दूंगा वहाँ से। पहला तो लिख लेना, प्रारंभ में उच्च या क्षणिक वोल्टेज पैदा करना और बाद में धारा को नियंत्रित करना, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद में दूसरा है परिवर्तित मान वाला, यानी एडजस्टेबल वैल्यू जो होती है उसका। परिवर्तित मान वाले का एक ही उपयोग है और वो है वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि लोड के अकॉर्डिंग करंट जो है वो वेरी करता है, धारा के मान में परिवर्तन होते हैं, तो वहाँ पर एडजस्टेबल वाला काम में लिया जाता है। उपयोग 2 लिख सकते हैं, परिवर्तित मान इंडक्टर का कहाँ उपयोग करेंगे और नियत मान वाले का कहाँ उपयोग करेंगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से, 2 लाइनें हैं बस। आगे चलेंगे, वीडियो रोक कर लिख लेना। अच्छा देखो, अभी तक हम ये पढ़ते आए कि इंडक्टेंस होता है, ठीक है, हम इसका यूजेज भी लेते हैं। सवाल आता है कि क्या इंडक्टेंस से कोई हानि है? ये एक बड़ा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। इंडक्टेंस से हानि, ठीक है, यानी इंडक्टेंस से हमें लॉस क्या है, ड्रॉबैक क्या है इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस से हानि ये है कि इससे जो हमारे स्विच कॉन्टेक्ट होते हैं ना, मेक ब्रेक के दौरान स्पार्किंग होती है। वैसे तो हर लोड में ही होती है जब करंट का मेक और ब्रेक करवाते हैं। दरअसल इंडक्टेंस से क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, यानी विद्युत चुंबक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से, यानी इंडक्टेंस का ही कारण है, ऊर्जा से जो हमारे स्विच संपर्क होते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं स्विच के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस, हिंदी में लिखते हैं आर पार, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा से स्विच संपर्क के आर पार स्पार्किंग होती है। कुछ जगह आर्किंग लिखा हुआ है सीधा, कोई बात नहीं, ये इस इंडक्टेंस का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, एक नुकसान है, आप यूँ बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, स्पार्किंग हो रही है तो होने देते, इससे क्या हो गया? नहीं, इससे फिर हमें क्या बचाव करना पड़ता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि इसके लिए हमें कोई ना कोई अतिरिक्त युक्ति लगानी पड़ती है, ठीक है। और वो जो अतिरिक्त युक्ति या डिवाइस होती है, वो डिवाइस एक विशेष प्रकार की है जिसका नाम क्या है,
यानी इस स्पार्किंग को ऑब्जर्व करने के लिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को ऑब्जर्व करने के लिए एक अतिरिक्त युक्ति लगाई जाती है। तो प्रॉब्लम हो गई ना, या खर्चा हो गया। ठीक है, इसके दो ऑप्शन है, ध्यान रखना। अतिरिक्त एनर्जी का कोई पूछे ना तो एक तो है एक विशेष प्रकार का डायोड जिसे बोला जाता है फ्लाई व्हील डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड, इसी का दूसरा नाम है फ्लाई व्हील डायोड। ठीक है, फ्लाई व्हील डायोड बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखना। इंडक्टर की प्रोटेक्शन के लिए इंडक्टर के पैरेलल में लगाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई कॉइल है, तो यहाँ पर वो विशेष प्रकार का एक डायोड लगेगा यूं पैरेलल में, इसे बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई व्हील डायोड। पेपर में सवाल पूछा गया कि फ्री व्हीलिंग डायोड किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ऐसे उसने ऑप्शन दिए, याद रह जाएगा। कुछ जगह यूं भी बताया जाता है कि उसके समांतर में कैपेसिटर लगा दो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है, मैं पहला नहीं मानता। ठीक है, पहला नहीं मानता, सॉरी, मतलब इसके साथ सहमत नहीं हूँ, मतलब पहले के साथ ज़्यादा जाना चाहूँगा मैं। लेकिन कुछ जगह ऑप्शन ही नहीं आते हैं, कैपेसिटर का ही ऑप्शन आता है, तो कहते हैं कि इंडक्टर की स्विच संपर्क के आर पार लगा दो, क्योंकि कैपेसिटर उस समय क्षणिक वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जैसे ही बाद में आप स्विच बंद करोगे तो डिस्चार्ज। इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि बाद में ये थोड़ा, जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक स्विच ऑफ करने के बाद भी सर्किट जो है वो थ्रू आउट रहता है। कोई बात नहीं, फ्लाई व्हील डायोड का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इंडक्टेंस से हानि क्या है, लॉस क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अपन से डायरेक्ट मान पर पूछा जा सकता है, और तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लो, बड़ा बड़ा आपको रिपीट करवा दूँ हुआ क्या है। अभी हमने पढ़ा इंडक्टर के प्रकार कौन कौन से हैं, मान के आधार पर, कोर की संरचना के आधार पर। उसके बाद में हमने देखा कि इनके उपयोग कहाँ किए जाएंगे, नियत मान वाले का क्या उपयोग है और जो एडजस्टेबल मान वाला है उसका क्या उपयोग है। उसके बाद में आ जाता है कि इंडक्टेंस से हानि क्या है, यानी नुकसान क्या है ना। तो लिखना चाहेंगे, एक बार रोक कर लिख लो, एक बार यहाँ तक वीडियो को रोको और पूरा लिख लो। दो चार लाइनें हैं, फटाफट लिख लेंगे तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा बात नहीं है। देखो, रुक कर लिखना पड़ेगा, टाइम की थोड़ी बचाव करेंगे भाई, सीधी सी बात है। अब आ जाओ, अब है इंडक्टर में ऊर्जा। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भाई। ठीक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल, इंडक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। साधारण सा है, आ सकता है, क्यों आ सकता है, देखो पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बैटरी में केमिकल एनर्जी, इस तरह से फिर सवाल। जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर में मैकेनिकल एनर्जी, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, इंडक्टर में ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। अब आ जाते हैं नंबर 2 कि इंडक्टर में जो स्टोरेज एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li की स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पर? E का मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा, किस इकाई में होगी? जूल में। जूल नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है? वाट सेकंड। दूसरा ऑप्शन क्या है? वाट सेकंड, दोनों एक ही बात है। एल का मतलब 3 दिन से पढ़ रहे हैं, ये भी याद नहीं है तो फिर गड़बड़ी है। इंडक्टेंस किस में? हेनरी में। आई तो शुरू दिन से ही पढ़ रहे हो। विद्युत धारा किस में? एम्पियर में। बताओ बात समझ में आई क्या? सिंपल सा ही है, इतना सा ही याद रखना, कुछ भी नहीं है। अब बात ये आती है कि कई दफ़ा अपन को क्या करता है कि वैल्यूएशन ज्ञात करने के लिए सवाल थोड़ा पूछ लेता है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि धारा और इनका मान अलग अलग तरीके से दे करके वो कंफ्यूज कर देता है। जैसे कई बार यूँ लिख देता है कि एक कुंडली में
इतने टर्न लगाए तो कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम हो गया। 220 वोल्ट सप्लाई पर देने पर इसका प्रेरकत्व इतना आया। अब बताओ इसमें स्टोरेज एनर्जी कितनी है। मतलब धारा को प्रत्यक्ष रूप से ना दे करके वो किसी और तरीके से देना चाहें तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को पेपर वाला थोड़ा सा चेंज कर देता है। पेपर वाला कैसे चेंज कर देता है? पेपर वाला यूँ चेंज कर देता है कि हाफ को 0.5 लिख देता है, और वहाँ उस समय बच्चे क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। यानी हाफ LI²। बात तो एक ही है, ये भी तो हाफ है और ये भी हाफ है। ठीक है, इस फॉर्मूले में और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलो एक और टॉपिक इसमें जोड़ लेते हैं, और वो जो टॉपिक अपन जोड़ रहे हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइम कांस्टेंट का, समय नियतांक का है। छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, सो आप लिखें। लिखने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक डायग्राम पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, जिसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सके, हम समझ सकें कि समय अंतराल होता क्या है। वहाँ से कई तरह की डेफिनेशन निकल कर आएगी तो समझने में और आसानी रहेगी। देखो, टाइम कांस्टेंट का दरअसल मीनिंग या मतलब क्या निकाला जाता है, मैं आपको पहले तो वो बताऊं। तो होता क्या है, यूँ कहा जाता है कि जो हमारी कॉइल होती है ना, इस कॉइल को जैसे ही हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, ये ठीक उसी समय धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं कर सकती। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण होता है कि जब इस धारा के मान में परिवर्तन होते हैं तो ये परिवर्तनों का अपोज करता है, यानी विरोध करता है, जिसे इंडक्टेंस बोलते हैं। इसके कारण एक EMF उत्पन्न होता है जिसे काउंटर EMF कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि बैक EMF यानी काउंटर EMF का काम होता है कि वो सदैव उस कारण का, यानी उस प्रवाहित धारा का विरोध करता है, तो धारा को चलने नहीं देता है। यही कारण होता है कि जो धारा का मान बढ़ता है धीरे धीरे, वो अपना अधिकतम मान कब प्राप्त करता है, कितना उसको टाइम लग जाता है, ये होता है समय अंतराल, समय नियतांक या टाइम कांस्टेंट बोल सकते हो इसे। दरअसल एक ग्राफ से मैं आपको दोबारा बताऊं, वो लाइन फिर बोलूँगा मैं। यानी हमने कॉइल को सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। मैं एग्जाम्पल ये बाद में समझाऊंगा, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि एक कॉइल ऐसी है जिसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। माना कि किसी समय इंडक्टेंस उसका नगण्य है, जैसे कि DC पर है। इस दौरान क्या होगा गुरुजी? मैं मान लीजिए इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम 100 ओम मानते थे। माना कि हमने जब इसको 250 वोल्ट सप्लाई दी होगी तो इसमें से तुरंत धारा चलना प्रारंभ हो जाएगा I = V/R से। कितनी धारा? 2.5 एम्पियर। लेकिन अगर सेम यही सिचुएशन AC के लिए होना तो धारा तुरंत चलनी प्रारंभ नहीं होगी। 0 से 0.1 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर आएगा, यानी जब बैक EMF कांस्टेंट होगा तब धारा चलना शुरू करती है। ये मैं आपको पिछली दफ़ा RL सर्किट में समझा चुका हूँ, शायद आपने वहाँ से उस क्लास में देखा, नहीं तो अब आगे आएगा, दोबारा रिवीजन क्लास करवा रहे हैं तब। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैगिंग होती है, उसके पीछे कारण क्या है ये मैं हमेशा समझाता आया हूँ, तो वहीं से आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि AC में करंट इसकी तुरंत स्विच ऑन करते ही 2.5 एम्पियर नहीं होगी, 0 एम्पियर होगी। AC में 0 से 2.5 एम्पियर जाती है धारा के मान में परिवर्तन, समझ रहे हो ना। तो ये 0 से 2.5 एम्पियर आने में जितना समय लगता है उसको हम कैलकुलेट करवाते हैं। और एक थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि वो अपना अंतिम मान कभी प्राप्त नहीं करता है। ध्यान रखना है, कैपेसिटर पर भी यही बात लागू होगी। थ्योरेटिकली एक कुंडली अपनी प्रवाहित होने वाली धारा का अंतिम मान कभी प्राप्त नहीं कर सकती, जिसे स्थिर धारा कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेडी करंट, STEADY, स्टेडी करंट। ये धारा कभी प्राप्त नहीं कर सकता थ्योरेटिकल। तो फिर प्रैक्टिकली
या एक और दूसरी कंसेप्ट के अनुसार एज्यूम किया जाता है, एज्यूम का मतलब माना जाता है, ये मान लिया जाता है कि 5 टाइम्स के बाद एक कॉइल अपनी पूर्ण धारा प्राप्त कर लेती है, अपनी स्टेडी करंट प्राप्त कर लेती है, अपनी मैक्सिमम करंट प्राप्त कर लेती है। अब टाइम कांस्टेंट की परिभाषा क्या दी जाती होगी? फिर टाइम कांस्टेंट की परिभाषा ये दी जाती है कि उसको जो पहला एक 1 टाइम, ध्यान से सुना, 1 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 टाइम्स की बात कर रहा हूँ। और 1 टाइम कितना होगा आगे मैं और बताऊंगा, L/R से आएगा, जितना भी आए। ये हल करने से 10 सेकंड आ सकता है, हल करने से 1 सेकंड आ सकता है, हल करने से 20 सेकंड आ सकता है, जो भी आए। मतलब अगर 10 सेकंड आता है तो 5 टाइम का मतलब हो गया 50 सेकंड, यानी इस कॉइल को अपनी मैक्सिमम करंट प्राप्त करने में 50 सेकंड का समय लगेगा। अगर मान लो 20 सेकंड आता है तो फिर 100 सेकंड लगेंगे। तो उसमें ये कहा जाता है कि एक कॉइल को अपनी अंतिम स्थिर धारा प्राप्त करने में प्रथम 1T में लिया गया समय जो होता है उसका, वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। मैक्सिमम धारा का 63%, पूरी धारा नहीं है ना, लाइन और दोबारा बोल देता हूँ, एक कुंडली के द्वारा अपनी स्थिर धारा का या मैक्सिमम धारा का 63.2% मान प्राप्त करने में लिया गया समय उसका समय स्थिरांक कहलाता है या टाइम कांस्टेंट कहलाता है। आओ मैं आपको इस थ्योरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। दरअसल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर स्पष्ट देखें तो डायग्राम बोल भी रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये है हमारी अंतिम स्थिर धारा, यहाँ से देखो, जिसको हम I = V/R से अगर ज्ञात करते तो आ जाती, लेकिन ये है हमारी 0 एम्पीयर की करंट, क्योंकि जब समय 0 है तो 0, यानी शुरुआत हुई नहीं। अब क्या होता है कि अब धारा धीरे धीरे बढ़ती है, और ये देखो ये रहा 1 टाइम जिसमें 63% करंट इसने ले लिया। तो एक तो ये ध्यान रखना, धारा में इस वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी घातांकी रूप से बढ़ना। 2 तरह से वृद्धि आती है, या तो रैखिक वृद्धि आती है, यानी समान अनुपात में बढ़ना, पहले 2% बढ़ी, फिर 4%, फिर 6%, फिर 8%, फिर 10%, फिर 12%, ये तो कहलाती है रैखिक वृद्धि। और ये इस तरह का जो इंक्रीजिंग आता है इसे बोलते हैं चरघातांकी घातांकी वृद्धि, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपोनेंशियली। एक तो ये याद रखना इसकी परसेंटेज, पहले में कितना परसेंट, दूसरे में कितना परसेंट, तो 63%, 86%, 95, 98 और 99। देखो 100% नहीं दिखाया इसने, और यहाँ देखो ये रहा, इसने क्या दिखा दिया कि यहाँ पर इंडक्टर धारा और रेजिस्टेंस की करंट बराबर हो गई, ऐसा मान लिया जाता है, होती तो कभी नहीं है। अब यहाँ से दूसरा सवाल आता है, दूसरा सवाल ये आता है कि फिर उस समय वोल्टेज कितनी रह जाती होगी, तो ये डिकाई बोलते हैं इंग्लिश में, घटने वाले को डिकेई बोलते हैं। तो डिकेई के रूप में भी आजकल परिभाषा देते हैं। तो धारा घटते क्रम में जैसे ही 37% घट जाती है पहले 1 सेकंड में, वो उसका समय अंतराल कहलाता है। 2 परिभाषाएं ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक तो आप इससे चार्ट से याद रखना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और बाकी इसकी कुछ नहीं है, ज़्यादा परिभाषा और थ्योरी है। तो मैं आपको पहले वो लिखा देता हूँ, आ जाओ। यहाँ तो जगह नहीं है, इस पेज पर जगह है क्या? हाँ ये रही। तो यहाँ से है ना, आपको मैं टाइटल डाल के लिखवाता हूँ, समय नियतांक लिख लेना या समय स्थिरांक लिख देना, बात एक ही है। 2-3 तरीके से लिखाऊंगा। सबसे पहला तो ये कॉइल द्वारा अपने अंतिम स्थिर धारा मान का पूरा लिखना है, फाइनल स्टेडी करंट इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, अपने अंतिम स्थिर धारा मान का 0.632, ठीक है ना, प्रतिशत नहीं है, इकाई के रूप में लिखा है। धारा मान का प्राप्त करने में लिया गया समय समय स्थिरांक कहलाता है। समझ गए ना? अब देखो इसे अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 63.2% बन जाएगा, पेपर में आ चुका है। दूसरी परिभाषा घटते क्रम वाली आई हुई है, तो उसे याद रखना है ना। क्या लिखेंगे? धारा अपने प्रारंभिक मान का, यानी जो स्टार्टिंग उसका वैल्यू है,
का 0.37, ठीक है, घट जाता है, वो उसका समय नियतांक कहलाता है। और थ्योरेटिकल परिभाषा क्या पूछी जाएगी? धारा मान में वृद्धि, है ना, तो धारा मान में वृद्धि को हिंदी में लिखेंगे चर घातांक की वृद्धि, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। धारा मान में किस प्रकार की वृद्धि होती है? चर घातांक की वृद्धि होती है। बताओ बात समझ में आई क्या? अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला लिखने का एक सम तो ये होता है कि अधिकतम धारा कितनी है, उसमें प्रारंभिक वृद्धि दर का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? इनिशियल रेट ऑफ राइज। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट अपॉन इनिशियल रेट ऑफ राइज, प्रारंभिक वृद्धि दर। ठीक है, अब ये प्रारंभिक वृद्धि दर कहाँ से निकल कर आती होगी? तो अब टाइम कांस्टेंट को ऐसे प्रतीक से दर्शाएंगे, इकाई इसकी समय है तो सेकंड में ही होगा, यूँ दर्शाएंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? आई मैक्सिमम बटे इनिशियल रेट ऑफ राइज। ठीक है, तो अब क्या आता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आई मैक्सिमम होता है वो तो V बटे R से निकलता है, और जो प्रारंभिक वृद्धि दर है, इनिशियल रेट ऑफ राइजिंग है, वो V बटे L से निकलती है। ये दोनों यहाँ रखो तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू, आई की जगह क्या लिखेंगे? V बटे R, बटे में V बटे L लिखना है तो संख्याएं पलट जाती है कि नहीं? L बटे V हो गया, V से V कटेगा, टाइम कांस्टेंट बराबर L बटे R। हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है आपको। बताओ बात समझ में आई क्या? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू L अपॉन R। पेपर में सवाल सिंपल पूछा जाएगा, 9 हेनरी का इंडक्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका समय नियतांक बताइए। 9 बटे 10 0.1 सेकंड समय नियतांक हो गया। समझ गए? इसके न्यूमेरिकल कई तरह से बनेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये टेबल बना लेना, जिसमें आपको पेपर में पूछा जा चुका है एक बार कि प्रारंभिक एक स्टेप में कॉइल अपनी धारा कितनी प्राप्त कर लेती है, तो 63% था। लेकिन सवाल उल्टा पूछा, हालांकि ये कैपेसिटर के मामले में था, कुंडली का नहीं था। यूँ पूछा कि प्रारंभिक 1 टाइम में कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज रह जाता है, तो यहाँ अपन से ये पूछा जाएगा, देखो ये रहा, ये रेट ऑफ राइज ऑफ डिक्रीजिंग है, घटता क्रम भी तो है ना, मतलब कितनी कम रह गई। ठीक है, कितनी कम रह गई। 63% प्राप्त कर ली तो 37 शेष रह गई। आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको क्या लिखना है? कॉइल में धारा प्रवाह चार्ट। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है टाइम, यहाँ आपको लिखना है राइज यानी वृद्धि, और यहाँ आपको लिखना है डिकाय यानी कमी। ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप पूरे तरीके से लिख लेना एक बार। ठीक है, अब लिखेंगे हम, जैसे प्रथम 1 टाइम तो 63% राइज हो गया, 37% शेष रह गया। सेकंड टाइम 86% ग्रहण कर लिया तो 14% शेष रह गया। ऐसे करते हुए आप इस पूरे चार्ट को बनाएंगे, 95, 98, 99, 5, 2 और 1। समझ गए? बस अभी के लिए टॉपिक हमारा इतना ही था। वीडियो रोक करके एक बार और लिख लेना, ठीक है। कहाँ से लिखेंगे? ये रही समय नियतांक की परिभाषा, और ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ रोक लो पहले वीडियो को। हाँ ठीक है, यहाँ रोक कर लिखेंगे तो फिर ये आ जाएगा पॉइंट। इसमें ये दोनों मैंने अलग अलग लिखवाए हैं, दोनों को लिखना आप है ना। ठीक है, इसको यहाँ रोक लेना और उसके बाद में ये चार्ट बना लेना। यहाँ से ये वाला डायग्राम थोड़ा बना सको तो सही रहेगा यार, बनाओगे तो ही समझोगे, नहीं तो ये टेबल ज़रूर बना लेना, राइजिंग और डिकाई। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही था, और इसके पॉइंट बहुत बचे हुए हैं तो आपको अगली क्लास में करवाएंगे। बहुत धन्यवाद।